डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एफ एक्स डिफाइंड एज फॉलो। अब जरा ध्यान दें, हमें क्या क्वांटिटी चेक करनी है, यानी कि ये बताना है कि जो फंक्शन है वो सतत है या असतत है। क्या चेक करना कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है, तो ये हमें इसमें बताना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब तीन कंडीशन वो फॉलो हो जाए। कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीन कंडीशन है, कौन सी? राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीन चीजें इक्वल हैं तब तो कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होता। अब हम चलते हैं, देखिए स्टार्ट। सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखिए हमें कितने पर चेक करनी है? x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है, जो फलन है, ये सतत है या असतत है, यानी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसे बताने के लिए हम पहले इक्वल, देखिए कहां पर लिखा है, इक्वल इस पे लिखा। तो एफ एक्स की वैल्यू दो लेनी है, एक तो ये वाली लेनी है और एक नीचे वाली लेनी है। तो ऊपर वाली तब लेनी जब x का मान 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर ना हो मतलब x से बड़ा हो या x से छोटा हो, और जब बराबर है 0 के तो एफ एक्स की वैल्यू 1 लेनी है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कितना है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब x के प्लेस पे 0 रख देना है, तो इधर तो x है नहीं, लो जी, वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गई हमारी 1। समझ आ गई? अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जिस वैल्यू पे हमें निकालना है, जिस वैल्यू पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसे यहां पर लिख लेते हैं और उसमें अपनी तरफ से h प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं? अपनी तरफ से h प्लस करते हैं, और h जो है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है लगभग 0.0000000, और जब कहना थक जाए तो 1 लिख दो, बहुत छोटा है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं x के प्लेस पे यहाँ पर 0 रखूंगा तो क्या हुआ, 0 से 0 कैंसिल, तो h कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x के स्थान में 0 रखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, h कितना आ गया? 0। अब जरा फंक्शन देखना, जब मैं 0 में h जोड़ूंगा तो x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बढ़ेगी, यानी 0 के इक्वल नहीं रहेगी। जब 0 के इक्वल नहीं रहेगी तो फंक्शन कौन सा लेना? जब 0 के इक्वल नहीं है फंक्शन लेना ये वाला। तो एफ एक्स क्या लिया जाएगा? मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। क्लियर? अब इसमें जो है x के प्लेस पे ये रख देना दोनों साइड में, और उसके बाद ये वाली लिमिट लगा देनी। पहले x के प्लेस पे ये रखना है, देखिए x के प्लेस पे मैंने रखा, दोनों तरफ रखना, रख दिया। अब ये वाली लिमिट लगा दी नीचे वाली, क्या है लिमिट? h टेंड टू 0, दोनों साइड में लिमिट h टेंड टू 0। क्लियर? अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लगाएंगे तो 0 प्लस 0 हो गया। अब राइट हैंड साइड में लिमिट लगानी है। ठीक है, तो h के स्थान पे क्या रखना? 0। 0 रखने से पहले जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि 0 में जब हम h जोड़ेंगे तो h की वैल्यू 0 से थोड़ी बढ़ रही है, 0 से बढ़ रही है, तो ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो ये जाएगा 0 प्लस h और ये आएगी बाहर पॉजिटिव। अब देखिए h से h कट जाएगा, यहां पर h अपॉन h कितना आ गया? 16 के लिमिट लगाएंगे तो आगा 1। ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। मॉडुलस के बारे में आपको बता दें, देखिए जरा ध्यान देंगे कि मोड x की जो वैल्यू है वो x भी हो सकती है और माइनस x भी हो सकती है। मैंने मॉडुलस पे एक पूरी वीडियो बनाई है, आप मेरी पहली वीडियो में सर्च करके देख लीजिए मॉडुलस फंक्शन, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मॉडुलस का चक्कर। तो x की वैल्यू, मोड x की वैल्यू x तब होती है जब x शुड बी ग्रेटर देन 0, और x की वैल्यू, मोड x की वैल्यू माइनस x तब होगी जब x लेस देन 0। तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखिए ये वाला किया कि x की वैल्यू जो 0 से बड़ी है, तो जब 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव लिख दिया हमने। क्या लिखा बाहर? पॉजिटिव। अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में पूरा सेम टू सेम ऐसे उतारना है, बस यहाँ पे क्या कर देना? माइनस करना। देखिए x इज इक्वल टू क्या करना? 0 माइनस h, यानी जिस लिमिट पर हमें चेक करनी क्वांटिटी उसमें यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है,
और x जैसे ही मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो h टेंड टू कितना आ जाएगा 0। अब देखिए फंक्शन कौन सा लिखेंगे, जब मैं 0 में से h घटाऊंगा तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 से थोड़ी कम होगी, और जब 0 से थोड़ी कम होगी तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला, यानी 0 के बराबर नहीं रहेगा। तो fx बराबर लिया जाएगा मॉडुलस x अपॉन x। अब x के प्लेस पे क्या रख देना, ये वाला, ये रख दीजिए x के प्लेस पे। रख दिया। अब उसके बाद क्या करना, ये वाली लिमिट लगानी है, ठीक, लिमिट लगाएंगे h टेंड टू 0, चाहे आप ऊपर ही लगा सकते हैं लिमिट, चाहे नीचे लगाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिमिट लगाई, राइट हैंड साइड में भी लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लगाने से पहले मोड खोलेंगे, क्योंकि ये 0 से 0 माइनस h यानी 0 से छोटी जा रही है, 0 से छोटी जा रही तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 0 माइनस h, और ये हो गया माइनस का h। जब हम इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, h से h कट जाएगा, सोल्व होकर आएगा माइनस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दो चीजें तो सेम है, लेकिन तीसरी चीज क्या आ रही है, डिफरेंट। यहाँ देखिए ये और ये दो चीजें तो सेम है, लेकिन तीसरी चीज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ लिख देते हैं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f0, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी थी हमारी, इसे लिखेंगे f0, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, और कौन सी इक्वल है, ये वाली f0 प्लस 0, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन तीसरी क्या है, डिफरेंट है, नॉट इक्वल f0 माइनस 0। इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम जरा ध्यान देंगे कि यहां पर क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट तो सेम है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस। कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस। यहां लिखेंगे हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे, हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यहां पर लिख देंगे। hence the function is discontinuous, continuous। क्या लिखेंगे, हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी मैं कई क्वेश्चन इस टाइप में कराऊंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा, तो आप करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फंक्शन f(x) फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यानी कि एक फलन है प्रत्येक वास्तविक मान के लिए डिफाइंड है, जो इस तरह से डिफाइंड यानी इस प्रकार परिभाषित है। देन प्रूव दैट अ फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। हमें यह सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। कितने पर, 0 पर। ये तो फंक्शन f(x) x बिलोंग्स टू r डिफाइंड एज, ये हमें ये प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। कितने पर प्रूफ करना, 0 पर। तो हमने बताया था आपको सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये सबसे इजी होती है और 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर पक्का। तो ये सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। नंबर 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर देखेंगे जरा फंक्शन कौन सा है, 0 इक्वल कहां लगा हुआ है, यहाँ पर। तो इक्वल टू 0 पर क्या है, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू 0, और x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 0। तो ये आगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अब इसके बाद निकालेंगे नंबर 2, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, जो भी लिमिट दी होती है उसमें हम अपनी तरफ से h जोड़ते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पर x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो h टेंड टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x के स्थान में 0 रखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो h टेंड टू 0। अब देखिए फंक्शन चूज करना है। जब मैंने 0 में h जोड़ा तो x का मान 0 के बराबर नहीं था, यानी कि कौन सा वाला लिया जाएगा, ये वाला फंक्शन। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसको जरा नोट करना सही से। ठीक है, अब इसमें क्या काम करना, एक तो इस x के प्लेस पे ये रखना है, और साथ में लिमिट क्या रखनी, ये वाली। ठीक है, तो दो काम एक साथ कर देते हैं। देखिए लिमिट h टेंड टू 0, और क्या लिखा मैंने, f(x), और x के प्लेस पे क्या रखना, 0 प्लस
एच। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी यही लिमिट एच टेंड टू 0 और एक्स के स्थान पे क्या रखना है 0 प्लस एच। क्या रखना है एक्स के स्थान पे 0 प्लस एच। अब हम लिमिट लगा देते हैं दोनों साइड में। जब लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा, अब इधर देखिए लिमिट लगाएंगे क्या आएगा 1/0। यहां भी लगाएंगे 1/0। 1/0 कितना होता है बताएंगे 1/0, यस 1/0 होता है इनफाइनाइट। कितना इनफाइनाइट। तो यहां पर आएगा e की पावर इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस e की पावर इनफाइनाइट। अब यहाँ जरा गौर करेंगे, e की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है और कोई भी फंक्शन अगर 1 से बड़ा है तो उसकी पावर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, समझ आ रही बात। और यहाँ पर 1 प्लस इनफाइनाइट यानी कि ये आ गया इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमने लिमिट लगाई वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आया, यानी अपरिभाषित आया, अनडिफाइंड आया। लेकिन हम लिमिट तभी रखते हैं जब फंक्शन डिफाइंड हो। तो इसका मतलब पहले हमें यहाँ पर इसको डिफाइंड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा डिफाइंड। अब देखो डिफाइंड कैसे बनाएंगे ये समझेंगे, यानी ये वाला जो काम है हमारा इतना वो बेकार गया। ठीक है, ये मैंने आपको करके इसलिए दिखाया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो डिफाइंड कैसे बनाएंगे अभी समझेंगे। तो यहाँ से इसको अब देखिए यहाँ से करते हैं लिमिट। इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में तो रख ही सकते हैं लिमिट। यहां पर लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर 1/h। यहां से e की पावर 1/h को मैं लिख सकता हूं 1/e की पावर -1/h। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम लेके इसको ऊपर पहुंचा दूंगा तो क्या आएगा एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम क्या है इसका e की पावर -1/h और ये +1 और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो गया e की पावर 1/h इंटू e की पावर -1/h। यहाँ कितना हो गया, इसे लिखेंगे प्लस में लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है प्लस में। ये दोनों कट के आपस में क्या हो जाएगा, हाँ अब देखिए जरा ध्यान दें, ये हो जाएगा e की पावर गुणा में खाते जुड़ती है पावर ऐड हो जाएंगी तो e की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ हम लिमिट लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चलो मैं अगली लाइन में लगाऊंगा, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ जरा समझेंगे। जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो e की पावर 0 है, ये तो हो गया 1 और यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 + 1। अभी हमने बताया था 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है इनफाइनाइट। ओके, और e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, यस e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया 0। इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर्स को, 1/इनफाइनाइट इक्वल टू होता है 0। कुल मिला आ गया 1। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी तक ये निकाली है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आई 1 आई और वैल्यू फंक्शन कितनी आई 0 आई। वैसे तो हमें यही मालूम हो गया कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखा देंगे। प्रूफ तो यही ऊपर हो गया कि ये फंक्शन जो है वो कैसा है डिसकंटिन्यूअस। तो मैं इसकी अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और निकाल रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैसे ही करेंगे। तो x के स्थान पे क्या था 0, इसमें से h माइनस करेंगे और जैसे ही हम क्या है x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो h टेंड टू कितना आ जाएगा 0। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, जब 0 में से h घटाएंगे तो 0 से थोड़ा कुछ छोटा होगा और जब 0 से थोड़ा छोटा होगा तो वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा। तो कौन सा लिया जाएगा, ये वाला फंक्शन। तो fx इक्वल टू लिया जाएगा e की पावर 1/x 1 + e की पावर 1/x। अब x के प्लेस पे क्या रखना, ये रखना और साथ में लिमिट भी लगाना है। तो लिमिट h टेंड टू 0, x के प्लेस पर रखा मैंने 0 - h और लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर 1/0 - h अपॉन 1 + 1/0 - h।
ठीक है। तो यहाँ भी देखिए वही बात हमें ध्यान रखना कि फंक्शन जो परिभाषित रहना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। तो लिमिट पहले रख के देखते हैं। तो जब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो e की पावर 0 माइनस लिमिट यहाँ लगा दे रहा हूँ, यहाँ भी लगाएंगे देखिए। तो कितना हुआ e की पावर 1/0, e की पावर 1/0। और 0 कितना होता है आपको बताया था, 1/0 होता है इनफाइनाइट। ठीक है, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ये क्या इनफाइनाइट, तो कितना आ रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो इसका मतलब फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले परिभाषित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे परिभाषित, देखो यहाँ से, तो यहाँ से मैं फिर इसको करता हूँ परिभाषित। कैसे करना जरा समझेंगे। तो इसको परिभाषित करने के लिए पहला तो लेफ्ट हैंड साइड पे यही रहेगी 0 माइनस 0, और इधर से सही कर देता हूँ मैं। यहाँ से क्या करना, अब मुझे परिभाषित करने के लिए मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर -1/h। ठीक है, और ये कितना है 1 प्लस e की पावर माइनस के 1/h। ठीक है, अब देखो इसको मैं परिभाषित करने के लिए कर रहा हूँ, डिफाइन करने के लिए इसे ले सकता हूँ 1/e की पावर 1/h। ऐसे इसको देखिए 1 प्लस 1/e की पावर 1/h। ठीक है, अब लिमिट लगाइए, देखिए अब लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। यहाँ देखिए e की पावर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कितना होता है, e की पावर इनफाइनाइट कितना होगा बताइए। यस, अभी बताया था मैंने इनफाइनाइट, क्योंकि e की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा हो, किसी की भी पावर बेस 1 से ज़्यादा हो और उसकी पावर इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो इनफाइनाइट होती है। और 1 से छोटी हो बेस और पावर उसकी इनफाइनाइट हो तो 0 होता है। यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया ये 0, यहाँ पर ये भी 0, कुल मिला कितना आया 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है वो अलग थी। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि f0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। वैल्यू फंक्शन कितनी थी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 0, लेकिन ये क्या आया 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट वैल्यू फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम थी, लेकिन राइट हैंड लिमिट डिफरेंट थी, इसलिए ये जो फंक्शन कैसा हुआ डिसकंटिन्यूअस। तो हम कह लेंगे हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये लाइन यहाँ लिख देंगे, हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ए फंक्शन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर डिफाइंड एट। एक फंक्शन यहाँ हमारा दिया हुआ है, हमें बताना इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 पर ये चेक करना है तो बता देंगे है, और नहीं है तो नहीं है। तो इसके लिए 3 कंडीशन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर तीनों कंडीशन पास होती है, इक्वल आती है वैल्यू, तब तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कौन सा वाला वैल्यू निकाली, वैल्यू ऑफ फंक्शन। नंबर 1 क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर क्या है वैल्यू 1, तो x के प्लेस पे 0 रख दिया, आ गया 1। ठीक है, अब उसके बाद हमने दूसरे नंबर क्या बताई थी, राइट या लेफ्ट, इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं आप, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे, 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो जो लिमिट दे रखी है हमारे, उसमें से क्या घटाना, h प्लस करना, और जैसे ही x टेंड्स टू क्या रखोगे 0, तो h टेंड टू कितना आ जाएगा 0।
तो फंक्शन चूज करना और लिमिट, तो दोनों काम मैं एक साथ कर रहा हूँ। देखिए लिमिट h टेंड टू 0, x के स्थान में क्या लगाना 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, x के स्थान में क्या लगाना 0 प्लस h। अब इसमें पहले फंक्शन देखिए कौन सा वाला है। जब मैं 0 में h जोड़ूंगा तो x का मान 0 के बराबर नहीं रहेगा। जब 0 के बराबर नहीं रहेगा तो कौन सा फंक्शन रहेगा, ये वाला। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक लाइन थोड़ी कम कर दी है, इसलिए क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो आपको जो फंडा है वो समझ में आने लगा होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन कम कर दी है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मैंने ये फंक्शन रख दिया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। आप देखिए आगे चलते हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। यहाँ लिमिट देखिए जो 2 है, 2 कांस्टेंट है, मैं 2 को बाहर लिख लेता हूँ। लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आया साइन h अपॉन h। आप जानते होंगे साइन थीटा अपॉन थीटा की जो वैल्यू होती है लिमिट में, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा, कितनी होती है 1। ठीक है, तो साइन ये वाली वैल्यू टोटल कितनी होगी 1। साइन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट क्या हो 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर आ गया 2। देखिए क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया। यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है और वैल्यू फंक्शन 1 है, यानी दोनों इक्वल नहीं है। हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेकिन हम फिर भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट दिखा देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए वही काम पूरा, तो 0 यहाँ क्या आएगा बोलिए जरा, यस x 0 माइनस h, x टेंड टू 0 और h टेंड टू 0। लिमिट f क्या आएगा 0 माइनस h, यस लिमिट h टेंड टू 0। फंक्शन क्या आएगा यही वाला, ओके। तो ये सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड में लिमिट लगाएंगे तो 0 हो गई, इधर साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, और ये माइनस का h, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, और ये मैंने 2 वहाँ लिख लिया। लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h, और ये आप जानते हैं कि साइन h अपॉन h की वैल्यू नहीं मालूम। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ तो सेम आ रही है, लेकिन तीसरी चीज़ क्या डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है f0 प्लस 0, f0 माइनस 0 तो सेम है, लेकिन नॉट इक्वल टू f0, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम है, लेकिन नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा आ गया, डिसकंटिन्यूअस, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है। हैज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट प्रूव। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें टू प्रूव फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, हमें ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है, यानी असतत है। तो उसको असतत प्रूव करने के लिए, डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हमें 3 कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन फेल होगी। तो देखते हैं, देखिए पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पर देखिए फंक्शन क्या है, एक्स के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो आ गया 0। नंबर 2 पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जो भी लिमिट हमें दे रखी है उसमें हम अपनी तरफ से h जोड़ते हैं, और जैसे ही हम x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो h टेंड टू कितना आ जाएगा 0। जब मैं 0 में h जोड़ूंगा तो x की वैल्यू 0 से बढ़ जाएगी, यानी 0 के इक्वल नहीं रहेगी। जब 0 के इक्वल नहीं रहेगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। तो इसमें मैं लिमिट भी लगा देता हूँ, और x के स्थान क्या लिखेंगे 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0। फंक्शन कौन सा हो गया, ये वाला। क्या लगाएंगे 0 प्लस h साइन 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1 अपॉन कुछ नहीं, यही है फंक्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करा मैंने, ये आ गया 0 प्लस 0, और यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ।
ये आ गया h sin 1/h और ये h माइनस 1। अब जरा नोट करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, जब मैं इसके स्थान पर रखूंगा तो 0 आएगा और sin 1/h 1/0 माइनस 1। साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है और जो भी वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है और फाइनाइट वैल्यू की जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी इतना पोर्शन 0 हो जाएगा और हमारा बचेगा -1। इसे क्या लिखेंगे, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1। तो क्या लिखेंगे इसको, ए फाइनाइट वैल्यू -1 to +1, यानी कि -1 से +1 के बीच में एक निश्चित वैल्यू। और ये वाला जो -1 है वो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो सॉल्व होके ये आ गया 0 और इसके बीच में जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये -1 यहाँ पर ऐसे रहेगा। कुल मिला के ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो तीसरी कंडीशन अगर आप निकालना चाहें निकाल लें, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ लिखेंगे चूँकि f0 not is equal to f0 plus 0, that is value of function not is equal to right hand limit, hence function is discontinuous। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ फंक्शन ये इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब के क्या है, इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है, यानी कि तीनों चीज़ें इक्वल है। क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब ये तीनों वैल्यू इक्वल, तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो इनमें से हम कोई सी दो इक्वल करके हम k का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले वही काम, वैल्यू ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू कितने पर, 2 पर। ओके, वो fx कितना जरा बताएंगे, 2 पर। इक्वल देख लीजिए कहाँ लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है तो कितना आ गया k, और x के प्लेस पे क्या रख देना 2। ठीक, उसके बाद हम राइट या लेफ्ट कोई एक निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में फिर वही, कई बार ये काम हो रहा है, अब तो आपको दिमाग में आ गया होगा। जो भी हमें लिमिट दे रखी है उसे लिखेंगे यहाँ पर और उसमें अपनी तरफ से h को जोड़ेंगे। जैसे ही हम x के स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और h की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए लिमिट क्या हो गई, h टेंड टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0, f x के स्थान पे क्या रखना 0, ये था आपका 2 प्लस h। ऐसी राइट हैंड साइड में लिमिट, फंक्शन कौन सा लेना, देखिए जब 2 में h जोड़ेंगे तो x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं रहेगी, यानी 2 से छोटी होगी या 2 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब 2 के बराबर नहीं है, तो ये वाला फंक्शन दिया जाएगा। x के प्लेस पे क्या रखना 2 प्लस h माइनस के 4 और नीचे 2 प्लस h माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए वही बात, अगर मैं यहीं पे लिमिट रखता हूँ तो क्या होगा, फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 0/0। ठीक है, तो 0/0 आएगा तो अपरिभाषित हो गया, तो पहले इसको परिभाषित करना पड़ेगा लिमिट के अनुसार। परिभाषित करने के लिए मैं इसको हल्का सा सॉल्व कर लेता हूँ। देखो कैसे सॉल्व कर लूँ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, यानी हो जाएगा ये 4h और माइनस का 4। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना होगा, लिमिट h टेंड टू 0,
कितना बचा, h कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस यानी h प्लस 4 बचा, नीचे h से h कैंसिल कर दिया। अब लिमिट लगा सकते हो, तो लिमिट कितनी हो गई, 0 प्लस 4 कितना आया 4, ये आ गई हमारी 2 प्लस 0। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हमने निकाल ली, अगर दो से ही हमारा काम चल रहा है, के वैल्यू निकल रही है, तो तीसरी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंटिन्यूस प्रूफ नहीं करना, कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखना है, गिवन दैट fx या फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस। गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस, जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों चीजें इक्वल होंगी, यानी कि राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो f की पावर है ना, इससे मतलब फंक्शन होता है। तो हमने क्या निकाली है, हमने निकाली है राइट हैंड लिमिट यानी कि 4 निकाली है, और क्या निकाली है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली है। तो ये दोनों आपस में इक्वल कर देते हैं, क्योंकि तीनों चीजें क्या है, ये सेम है, तो k बराबर आ गया 4। दिस इज आंसर। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फंक्शन fx ये इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है, और ये जो फंक्शन है हमें दे रखा कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जैसा अभी मैंने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम, बड़े आराम से हो जाएगा। तो करते हैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, एट x इज इक्वल टू 0, f की पावर n का मतलब फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, fx इक्वल टू k, और x के प्लेस पे क्या रखना, 0, ओके। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, जो भी लिमिट दे रखी है उसमें हम अपनी तरफ से h जोड़ते हैं, और जैसे यहाँ पर ये रखेंगे जो लिमिट दी हुई है, तो h टेंड टू 0। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, x के प्लेस पे क्या रखना, 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पर फंक्शन कौन सा वाला आएगा, जब 0 में h जोड़ेंगे तो 0 के इक्वल नहीं रहेगा, और जब 0 के इक्वल नहीं रहेगा तो कौन सा फंक्शन ले आएगा, ये वाला साइन 3, x के प्लेस पे क्या रखना, 0 प्लस h अपॉन 2 अपॉन 0 प्लस h। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसमें सॉल्व करेंगे पहले, तो 0 प्लस 0, यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, ये आ गया साइन 3h अपॉन 2 और h। अगर हमने अभी इसमें लिमिट लगा दी तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, और अनडिफाइंड होने का मतलब, तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम करूँगा, ये इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, अगर 3/2 यहाँ भी आ जाए, तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया, लिमिट h टेंड टू 0, इसमें 3h अपॉन 2, अपनी तरफ से 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 3/2 से यहाँ करें तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आप जानते होंगे ये वैल्यू, जब साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कितना रहेगा ये, 3/2। तो 3/2 ये आ गया 0 प्लस 0। एक चीज़ हमने पहले निकाल रखी थी, इसमें 3 चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो k की निकालनी, कंटिन्यूस हमें दिया हुआ। फिर वही लिखेंगे, गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इसलिए क्या होगा, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो राइट हैंड लिमिट हमने कितनी निकाली, 3/2। इसकी हमें जरूरत नहीं, निकाली नहीं हमने निकाली वैल्यू ऑफ फंक्शन की। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी, k, तो k कितना आ गया, 3/2। ये आ गया आंसर। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स ये इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। बिल्कुल सेम वही है, के की वैल्यू निकालने कंटिन्यूअस दिया हुआ, तो 3 वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है, कोई सी 2 निकालेंगे और उनसे के का मान निकल रहा है तो निकाल लेंगे। कंटिन्यूअस दिया है, इसका मतलब तीनों चीज़ें इक्वल है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर कितने पे निकालेंगे 0 पर। तो बताइए जरा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है यहाँ पर 3। तो एक्स के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया 0 रख दिया, ये आगे। उसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जो भी लिमिट हमें दे रखी है, क्या दे रखी है ये, इसमें हम अपनी तरफ से एच जोड़ते हैं और जैसे ही यहाँ पर 0 रखेंगे तो एच टेंड टू 0। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, देखिए जब मैं 0 में एच जोड़ूंगा तो x की जो वैल्यू है वो 0 से बढ़ जाएगी। तो जब 0 से बढ़ जाएगी तो कौन सा वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी 3 लेना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स 0 प्लस एच और लिमिट h टेंड टू 0 और 0 x की वैल्यू 0 से बड़ी किसमें है, इस वाले में, यानी 3 आएगा यहाँ पर। और यहाँ लिमिट रखेंगे तो आ गया 3। अब देखिए यहाँ पर अभी तो के की वैल्यू नहीं निकल रही, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेनी पड़ेगी। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना, 0 में h को माइनस करना, जैसे यहाँ पर 0 रखोगे तो h टेंड टू क्या जाएगा 0 आ जाएगा। फंक्शन लिमिट h टेंड टू 0 क्या लिया जाएगा, एफ एक्स के स्थान क्या रखना 0 माइनस एच लिमिट h टेंड टू 0। फंक्शन कौन सा होगा, जब 0 में से h घटेगा तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 से थोड़ी छोटी होगी, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये वाला फंक्शन ले जाएगा के। और ये क्या है x यानी कि 0 माइनस एच अपॉन मोड 0 माइनस एच। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए मोड आ गया, 0 में से h घट रहा है यानी 0 से थोड़ा छोटा, और 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो मोड की वैल्यू कितनी होगी, यस बताइए। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, ये हो जाएगा माइनस का h। कैसे हो जाएगा माइनस का h। तो मोड के स्थान पे बाहर कैसा आएगा माइनस का चिन्ह। ओके, माइनस ये वाला जो है अंदर ऐसे रहेगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू अंदर वाली 0 से छोटी है, तो मोड जो बाहर वाले सिंबल हटाया उसके स्थान पे माइनस लगेगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस का की एच, ये प्लस का एच हो गया, तो कितना आगे सॉल्व होके माइनस का की आ गया। ठीक है, अब क्या लिखा, गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन क्या होगा, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट क्या निकाली मैंने, राइट हैंड लिमिट निकाली, ये देखिए आई थी 3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकाली, आई थी माइनस के। और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आया था, वो था 3। तो यहाँ से के कितना हो गया, के इसको इक्वल कर लो या इसको कर लो, तो दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू माइनस का 3। तो आंसर क्या आया, के इज इक्वल टू माइनस का 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये जो फंक्शन है फिर हमें वही दिया, कंटिन्यूअस दिया हुआ, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो तीनों चीज़ें कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और इन इक्वल करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू, देखिए इक्वल का चिन्ह कहाँ लगा हुआ है इन तीनों में, यहाँ पे लगा हुआ। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 11, यानी एक्स के प्लेस पे क्या रख देना, आपको 1 रख देना। क्या है नंबर 2, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, जो लिमिट हमारी दी होती है उसमें हम अपनी तरफ से h जोड़ते हैं, और यहाँ से x के प्लेस पे क्या रखते हैं, जो लिमिट दे रखी है। तो 1 रखेंगे तो h टेंड टू कितना आ जाएगा 0। ठीक,
अब देखिए जब मैं 1 में h जोड़ूंगा तो x की वैल्यू 1 से थोड़ी बढ़ेगी, और जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी बढ़ेगी तो क्या हुआ, x की वैल्यू 1 से बढ़ी, x की वैल्यू क्या होगी 1 से बढ़ी, तो fx ये लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड टू 0 f x की जगह क्या रखना है मुझे 1 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन कौन सा लेना है ये वाला, देखिए क्या होगा 3 x के स्थान पे 1 प्लस h प्लस के b, राइट, समझ आ रही बात। लिमिट लिख लगा दीजिए, इसमें लिमिट लगाएंगे, ये आ गया 3 प्लस b, ठीक। अब हम देखिए यहाँ पे इसके ऊपर कर देंगे तो यहाँ से b की वैल्यू तो निकल जाएगी, लेकिन a की नहीं निकल पाएगी, तो इसका मतलब अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3a प्लस बी था ये, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, x के स्थान पर क्या था 3a प्लस बी है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3a प्लस बी। तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ ये ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई। अब नंबर 3 लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, फिर वही काम करना है। देखिए x के स्थान पे क्या है 1 में से हम क्या रखेंगे, यहाँ प्लस क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या कर देते हैं माइनस कर देंगे, और x के स्थान जैसे ही 1 रखेंगे h टेंड टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फंक्शन कौन सा होगा, जब 1 में से h घटाया तो x की वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी, तो x की वैल्यू 1 से छोटी, देखिए कि कौन सी है x की वैल्यू 1 से छोटी, ये वाली। तो यहाँ पर fx आएगा, मैं पूरा लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड टू 0, x के स्थान पर 1 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 5a, और x के स्थान क्या रखना है मुझे 1 माइनस h माइनस 2b, x के स्थान पे मैंने क्या रख दिया 1 माइनस h, ओके। इस वाले में x के स्थान पर 1 माइनस h। अब देखिए लिमिट लगाई मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहाँ लिमिट लगाएंगे क्या आएगा बोलिए माइनस का 2b, तो कितना आया 5a माइनस 2b, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने तीनों चीज़ें निकाल दी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अब तीनों को इक्वल कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे फिर वही, गिवन दैट क्या दे रखा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस है तो सब चीज इक्वल होंगी, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। राइट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट है ये वाली 3a प्लस बी, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है ये वाली 5a माइनस 2b, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 11। अब देखिए यहाँ पे दो चरों वाली इक्वेशन है, यानी कि 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट में इक्वल कर लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट इक्वल कर लेते हैं, ये होगी इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए कोफिशिएंट इक्वल करना होता है, या तो ए का कोफिशिएंट इक्वल करिए या बी का, तो यहाँ पे इजी क्या रहेगा, बी का कोफिशिएंट इक्वल करना इजी रहेगा। तो इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, जब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2, जब एक को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6 और प्लस 2b और 2 11 जा 22, इसे न्यू इक्वेशन डाल दी मैंने 3। अब क्या करा, इसके नीचे मैं इक्वेशन 2 को उतार देता हूँ, 5a माइनस के 2b इक्वल टू 11, ये आ गई इक्वेशन 2। जब किसी इक्वेशन में चेंजिंग होता है तो उसे हम नया नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समान चिन्ह होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट चिन्ह होते हैं तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एडिंग, क्या लिखेंगे एडिंग, तो एडिंग करेंगे 6 से और 5 हो गया 11 है, ये हो गया 33, तो a इज इक्वल टू
33/11। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू आ गया 3। ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल ली, 1 से चाहे 2 से। तो कहाँ से निकालें? फ्रॉम फर्स्ट 1 से निकाल लेते हैं। तो 3a, ए के प्लेस कर दिया मैंने 3 प्लस का b बराबर 11। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9 और इधर जाके 11 में से 9 घट जाएंगे। तो b बराबर हो गया, तो b बराबर आ गया 2। कितना आ गया b की वैल्यू? 2। तो b की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू आ गई 3। अब आपके नंबर है। अब मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे समझ रहे हैं तो होमवर्क वाला क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब कर देता हूँ मैं क्वेश्चन। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का क्वेश्चन जो आपको घर से करने के लिए दिया जा रहा है। मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पहले क्वेश्चन अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ फंक्शन एफ एक्स ये इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। आंसर मैंने लिख दिया 1/2 आंसर है। बेस को पक्का करते हुए आगे चलना है। अगर यहाँ से आपका बेस पक्का होगा तो आगे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बिल्कुल आसान चैप्टर है, कुछ बस आप क्या है यहाँ की जो बेस हो रहा है इसको आप पक्का कर लीजिए। तो मैं करता हूँ स्टार्ट। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं टाइप के हिसाब से कराऊंगा। तो इसका फायदा ये है कि जब ये चैप्टर आपका हो जाएगा तो होने के बाद भी बस आप अपने दिमाग में टाइप ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ये है, देखिए डिफरेंशिएट ये। तो सबसे पहले पहचान की, ये जो डिफरेंशियल है वो किस टाइप का है। देखिए ना 4 टाइप लिखे, इन 4 में से कौन सा है तो आप पहचान करिए। देखिए जब 2 फंक्शन के बीच में प्लस माइनस हो तो कौन सा फंक्शन है ना, ये वाला। तो कैसे करते हैं इसका डिफरेंशियल, सबका अलग अलग हो जाएगा। कैसा होगा? सबका अलग अलग। तो मैं सबसे पहले इसको y मानूंगा, लेट y इज इक्वल टू 6 e की पावर x, ठीक है। तो इस रूल्स के अनुसार क्या करना, सबका अलग अलग डिफरेंशियल करना। तो पहले मैं ये लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डी डी एक्स ऑफ y, इसको dy अपॉन dx या dy ओवर dx भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सही है वो क्या, डी डी एक्स ऑफ y। तो देखिए डी डी एक्स आपके पीछे लग जाएगा ये, क्योंकि प्लस या माइनस में हो तो सब फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशियल होता है। अब देखिए यहाँ पे रूल, कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ गए। कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आएंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं करना है, केवल जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल करना है। तो हमें किसका करना है, केवल x का। तो क्या होगा, 6 तो ऐसे रहेगा, इसमें पावर पहले आएगी और उससे 1 कम होगी। कौन सा फॉर्मूला लगा, देखिए ये लिख दिया मैंने, पावर पहले आई और उसमें से 1 कम हो गई। तो यहाँ पर क्या, 6x रेज़ टू पावर 1/3। तो 1/3 पहले आया और उसमें से 1 कम हो गया। यहाँ पे देखिए सेकंड, ऐसे यहाँ पे देखिए कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आएंगे तो कांस्टेंट को छोड़ना है, केवल वेरिएबल का डिफरेंशियल करना है। तो कांस्टेंट से कुछ नहीं कहना। और e की पावर x का डिफरेंशियल क्या है, देखिए e की पावर x का e की पावर x। चाहो तो इसको हल्का सा सॉल्व कर सकते हो। 3 का 3, ये जाएगा माइनस के 2/3। तो ये आ गया इसका आंसर, दिस इज आंसर। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप टाइप याद रखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए अब इसे पहचान करिए सबसे पहले। तो मैं इसको y मान लेता हूँ। सबसे पहले पहचान जरूरी है। यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम कहेंगे उसको प्रोडक्ट रूल। क्या कहेंगे उसको, प्रोडक्ट रूल। मैं देख कट क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप मेरे बताने से पहले मन में ही जान लें कि ये फंक्शन किस टाइप का है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक को छोड़ते हैं दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस का निशान लगा के दूसरा छोड़ेंगे पहले का डिफरेंशियल। तो इसमें हम एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को सेकंड मानेंगे। तो लाइन लिखेंगे भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ y। आप जरा ध्यान देंगे, पहला ऐसे ही रहेगा, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरा ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल, ठीक है। e की पावर x ऐसे, साइन x का डिफरेंशियल देखिए यहाँ से क्या,
साइन एक्स का कोस एक्स। ये फॉर्मूले मैंने इसलिए रख दिए क्योंकि अभी आपके याद नहीं होंगे, याद होना नहीं चाहिए सारे फॉर्मूले, आप अच्छे से याद कर लीजिए। साइन का कोस एक्स, साइन एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, दिस इज आंसर। दिस इज आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ एफ डैश वन। देखिए डैश का मतलब भी डिफरेंशियल है, ठीक है, ये मैंने पहले डेफिनेशन में बताया। तो इसको कैसे करना, पहले तो इसका पूरा डिफरेंशियल करना है जैसे करते हैं, और बाद में एक्स के प्लेस पे वन रख देना, ठीक है। तो देखिए पहले मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 6x² माइनस 5, तो वही लाइन लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ का एफ डैश एस, इसका रूल से डी डी एक्स एक्स क्यूब डी डी एक्स 6x² और डी डी एक्स किस रूल से हुआ जरा बताइए। देखिए बीच में प्लस माइनस है तो ये वाला रूल लगाया, प्लस माइनस होता तो सबका अलग अलग डिफरेंशियल होता है। इसमें देखिए घात पहले आएगी और उससे एक कम कर देंगे, यानी 3 पहले आया, 3 में से एक कम कर दिया, 2 रह गया, ये वाला रूल लगा दिया। घात पहले आई उसमें से एक कम कर दिया। इसमें देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं करना है, केवल वेरिएबल का करना है। तो यहाँ पर 6 तो ऐसे रहेगा, इसका कैसे करेंगे, घात पहले आएगी उसमें से एक कम हो जाएगी, और कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डिफरेंशियल कितना है, 0। कांस्टेंट अगर अकेला होता है उसके साथ वेरिएबल नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना, क्या बताया था हमने, 1 निकालना, तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो जहां x है उसके स्थान पे 1 रख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, f डैश 1 3 प्लस 12, f डैश 1 इज इक्वल टू हो गया 12 3 15, दिस इज आंसर। समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इफ y इज इक्वल टू log sin x प्लस tan x देन फाइंड ddx ऑफ y व्हेन x इक्वल टू π/3। इसमें भी क्या करना, लास्ट में जाकर जब डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा, x के प्लेस पे π/3 रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात वही आती है कि फंक्शन की पहचान। तो यहाँ फंक्शन क्या, y इज इक्वल टू log sin x प्लस tan x। अब देखिए जब एक x हो लेकिन उसके अंदर 2 चीज लगी हो उसके साथ, log sin या log tan, तो इस तरह के जो फंक्शन होता है वो हम करते हैं चेन रूल से। किसे करेंगे, चेन रूल से। इससे देखिए इस तरह का फंक्शन होगा एफ जी एक्स, यानी पहले एफ का करेंगे फिर जी का करेंगे, तो पहले किसका होगा, log का होगा फिर साइन का होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं चेन रूल से। ठीक, इससे करते हैं चेन रूल से। करें देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डी डी एक्स ऑफ y, पहले डिफरेंशियल प्लस माइनस है, पहला रूल भी लग रहा, देखिए सबका डिफरेंशियल होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चेन रूल लगा रहा हूँ मैं, पहले log का डिफरेंशियल करूंगा फिर साइन करूंगा, यानी पहले f का फिर g का। ठीक है, तो पहले log का डिफरेंशियल हो जाएगा, log का डिफरेंशियल देखिए क्या है, log का डिफरेंशियल है 1/x, तो log के लिए ये जो है पूरा x का काम करेगा, तो log x का होता है 1/x, यानी कि ये आ गया sin x। अब इसका साइन का डिफरेंशियल और करना, उसके बाद इसका डिफरेंशियल करना, पहले देखिए हमने इसका कर दिया, इसके अंदर वाले का और करना, यानी कि हमें साइन का डिफरेंशियल अभी और करना, तो उसे नेक्स्ट लाइन में करेंगे। tan x का डिफरेंशियल sec² x। ठीक, अब देखिए 1/sin x सीधा, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x, और ये sec² x। ठीक है, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x, और ये आ गया sec² x, और दिस इज आंसर।
समझ आ गया? तो दोबारा फिर समझे कि ये जो फंक्शन होता है इस टाइप का वो करेंगे चेन रूल से, यानी पहले लॉग का करना फिर साइन करना। देखिए पहचान है एफ जी एक्स, यानी कि जैसे होगा लॉग साइन या साइन लॉग, इस तरह एक में दो फंक्शन जुड़े हुए होंगे, तो इस तरह के फंक्शन हम करते हैं चेन सिस्टम से। अब देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ y is equal to cos sin x square then find ddx of y at x equal to under root pi upon 2। देखिए इस टाइप में जो फंक्शन होता है हम चेन सिस्टम से करेंगे, और इस फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं इनको? कंपोजिट फंक्शन। पहचान क्या होती है? देखो इस टाइप का होता है, जैसे मान लीजिए log sin x है, या sin log x है, या sin e की पावर x, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा हुआ होता है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो हम करेंगे चेन रूल से। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए कोस होता है, कोस के अंदर ही फिर साइन लगा हुआ, फिर एक्स स्क्वायर रखा हुआ, तो इस तरह कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। वो कंपोजिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से। तो इसको करते हैं। देखिए तो पहले y तो हमें दे रखा, आपको मानने की जरूरत नहीं है। तो चेन रूल क्या कहता? पहले सबसे पहले वाले का डिफरेंशियल करिए, फिर उसके अंदर का करिएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का ddx ऑफ y। आप जरा ध्यान देना, पहले कोस सा करेंगे, यानी ddx ऑफ cos sin x स्क्वायर। उसके बाद कैसा करना? cos का हो गया, फिर g का, यानी कि फिर करेंगे sin का, और फिर एक्स स्क्वायर का। ये कहलाता चेन रूल। क्या कहलाता? चेन रूल। जरा फिर ध्यान दें, पहले कॉस का, फिर साइन का, फिर एक्स स्क्वायर। एक्स एक ही होता है इसमें पूरे उसमें, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन, और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, और इसमें एक्स हो जाएगा 2x। देखिए ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान है। अब क्या रखना हमें? x के प्लेस पर रखना है अंडर रूट पाई बाई 2। तो पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2। तो ये रख देते हैं। देखिए माइनस के साइन स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर cos अंडर रूट पाई अपॉन 2 और 2 अंडर रूट पाई अपॉन 2। तो माइनस का साइन यहाँ सिरा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 चूँकि अंडर रूट लगा हुआ तो हम इसको सोल्व कर नहीं सकते। तो यहाँ पे स्क्वायर था, ये देखिए जरा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे क्या था? स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर होगा कोस एक्स स्क्वायर, तो कोस एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ भी अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोस पाई बाई 2, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और ये 2 अंडर रूट पाई अपॉन। अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आया? ddx ऑफ y इज इक्वल टू g। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई स्क्वायर माइनस के 4x, तो इसका हम डिफरेंस करेंगे। देखिए वाई स्क्वायर दो प्रकार के चार होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो इंडिपेंडेंट का जो डिफरेंशिएशन है लास्ट में जाके 1 हो जाता है। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डिफरेंशियल होता है ddx ऑफ y। जैसे यहाँ पे y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल था तो इसका 1 नहीं करेंगे, ddx ऑफ y करेंगे। ठीक है, और जबकि x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका x का 1 हो जाता है। देखिए x का डिफरेंशियल मैंने नहीं लिखा, x का डिफरेंशियल 1 हो जाता है। तो इसे पहले लिखेंगे ऐसे, ठीक, फिर वही लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें देखिए पहले पावर करेंगे, चेन सिस्टम सी होगा ये, तो पहले पावर करेंगे, पावर पहले आएगी उसमें से एक कम हो जाएगी, और फिर करेंगे y का, तो y का हुआ ddx ऑफ y। इसमें देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है, तो कांस्टेंट वेरिएबल चलो पहले मैं लगा देता हूँ ddx। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2y की पावर 1 ddx ऑफ y,
अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं करना, केवल वेरिएबल का करना, मल्टीप्लाई में हो कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, एक्स का डिफरेंशियल होता है 1, तो यहाँ से ये इधर पहुंच जाएगा 4a/2y, 2 से कट गया ये आ गया। तो आंसर कितना आया 2a/y, दिस इज आंसर। मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चंस इसमें हैं। तो e की पावर 2x लो x, तो सबसे पहले वही है कि पहचान हम करें। तो यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो कौन सा रूल अपनाना, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, यानी दोनों क्वेश्चन ये प्रोडक्ट रूल से होंगे। साथ में ये जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन का हम करते हैं चेन रूल से। तो पहले प्रोडक्ट रूल और फिर उसमें कंपोजिट फंक्शन। तो इसे देखिए वाई इक्वल टू लिखा है e की पावर 2x लो x, इसे फर्स्ट और इसको सेकेंड, वही लाइन लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ y, फर्स्ट ऐसी रहेगा, सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड ऐसी रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब जरा ध्यान देंगे e की पावर 2x का e की पावर 2x लो x का डिफरेंशियल 1/x। अब देखिए e की पावर 2x ये कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले e की पावर 2x का करेंगे फिर 2x का करेंगे। तो e की पावर 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा e की पावर 2x और बाद में 2x का और करना, तो x का हो जाएगा 1। तो यहाँ से e की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 1/x, e की पावर 2x कॉमन ले लिया और ये 2 को पहले लिख लेता हूँ 2 लो x, ये आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो ये भी फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट सेकंड से करेंगे। फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसे रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल, कांस्टेंट अभी मैं डी डी एक्स लगा देता हूँ। अब देखिए चेन रूल से करा क्वोशिएंट रूल से, पहला छोड़ा दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा छोड़ा पहले का डिफरेंशियल। अब देखिए यहाँ पे x ऐसे रहा, y का जो डिफरेंशियल, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y का डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ y रहेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसका हो जाता है 1। अब देखिए यहाँ पे x क्या था, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसलिए इसका जो डिफरेंशियल है वो 1 हो जाएगा। कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डिफरेंशियल 0। हमें क्या निकालना है डी डी एक्स ऑफ y, तो डी डी एक्स ऑफ y ये इधर आके माइनस हो गया, डी डी एक्स ऑफ y माइनस की y/x, और दिस इज आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, इफ y इज इक्वल टू साइन x e की पावर x देन फाइंड डी डी एक्स ऑफ y। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं वही बात कर रहा हूँ कि फंक्शन की पहचान। तो बताइए जरा ये फंक्शन किस टाइप का है। यस, तो ये फंक्शन कैसा है, कंपोजिट फंक्शन, यानी साइन के x के अंदर भी, साइन के x के अंदर भी फंक्शन मिला हुआ, यानी एफ जी एक्स। जब कंपोजिट फंक्शन है तो पहले करेंगे साइन का और फिर इसके अंदर वाला डिफरेंशियल करेंगे। एक ही क्वेश्चन है, ये फंक्शन बताइए कैसा, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, देखो ई फिर साइन बस फिर एक्स स्क्वायर, यानी एक ही फंक्शन में कई फंक्शन मिले हो तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। और एक्स केवल एक ही हो, देखिए यहाँ पे एक्स तो केवल एक ही है, यहाँ पे इतना देख, इसको इसमें देखिए एक्स केवल है, कंपोजिट फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पहले कंपोजिट है फिर फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा, ओके। तो अब इसको करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स। तो पहले तो कंपोजिट है और फिर इसका क्या हो जाएगा मल्टीपल वाले से, यानी क्वोशिएंट रूल से, ये वाला प्रोडक्ट रूल से। पहले वही लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी डी एक्स ऑफ y। तो पहले कंपोजिट रूल लगाएंगे, कंपोजिट रूल से पहले साइन का करना और फिर इसके अंदर का करना, यानी कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स, और फिर करना है इसके अंदर का एक्स ई की पावर एक्स का, ठीक है। पहले देखिए पहले वाले का फिर इसके अंदर का।
तो हम जानते हैं साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा cos। क्या हो जाएगा साइन का डिफरेंशियल? cos x e की पावर x। अब x e की पावर x का करना, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए तो इसे करेंगे प्रोडक्ट रूल से इस वजह से। तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहला छोड़ो दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा छोड़ो पहले का डिफरेंशियल, ये दो था प्रोडक्ट रूल। cos x e की पावर x, यहाँ देखिए x e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x यहाँ लिख दिया मैंने, और e की पावर x का डिफरेंशियल 1, क्योंकि घात 1 होती है, घात पहले आती है, उससे 1 कम कर देते हैं तो 0 हो जाता है, और जिसकी घात 0 है उसका मान 1। तो इसे चाहो तो थोड़ा और सोच कर सकते हो, e की पावर x कॉमन ले सकते हो, e की पावर x कॉमन ले लिया x प्लस 1, और दिस इज आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन के लिए पहले वो लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ y क्या करेंगे, डी डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो पहले करना e का, फिर करेंगे साइन इनवर्स का, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और उसके बाद करेंगे एक्स स्क्वायर का। देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन है, पहला e फिर साइन इनवर्स फिर एक्स स्क्वायर। तो कंपोजिट फंक्शन में जरूरी नहीं है कि 2 हो, 3 4 5 6 कितने ही हो सकते हैं, तो क्रम से करना है उनको, पहले e का फिर साइन इनवर्स का फिर एक्स स्क्वायर का। अब देखिए जरा ध्यान से, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, ये होता है ये वाला फॉर्मूला, e की पावर x की पावर x। साइन इनवर्स का, साइन का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला है 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर पहले से ही हो रहा, ये हो जाएगा ऐसे, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, घात पे रहे उससे 1 कम हो गया। अब इसको हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा पहले लिख लो अच्छा लगेगा। और ये हो जाएगा √1 माइनस के एक्स की पावर 4, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11 और ये हो गया 12वां क्वेश्चन। तो आप देखिए इसे कैसे करते हैं, तो पहले लिखेंगे y 4e की पावर x साइन π/2 प्लस 5 की पावर x। हम जानते हैं साइन π/2, आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, लेकिन हम जानते हैं कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1। तो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये यहाँ वो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ y सॉरी, अब देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो, तो कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो, कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं करना, केवल वेरिएबल का करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा, e की पावर x का e की पावर x इंटू log e बेस a, e के स्थान पर है 5। समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए सिंपल है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो अलग अलग डिफरेंस से करेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ हो तो केवल वेरिएबल करना, कांस्टेंट का छोड़ देना। x का डिफरेंशियल 1, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का 1 नहीं होता है, क्या होता है डी डी एक्स ऑफ y, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का cos x। अब हमें निकालना ही है, तो पक्षांतर कर लेते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग cos x, ये इधर ले जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो गया cos x -2/3, दिस इज
आंसर। इफ y इज इक्वल टू ये तो फाइंड ddx ऑफ y। तो इसे निकालने के लिए हमें देखिए क्या करना है। पहले सबसे पहले वही बात है कि पहचान इस फंक्शन की, हमें पहचान होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स भी 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर भी वैसे ही कंपोजिट फंक्शन है। इस समय कैसा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन, ये वाला। यानी हम चेन रूल से इसका कर सकते हैं, पहले tan इनवर्स का, फिर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, यानी कि कोशेंट रूल से, ठीक है। लेकिन ये बिना कोशेंट रूल के भी किया जा सकता अगर हम इसमें इनवर्स का यूज कर लें। तो ध्यान देखिए, मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो x की जगह हम tan थीटा रखेंगे तो क्या आएगा? एक काम कर लेते हैं, यहाँ से थीटा का मान निकाल कर रख लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, इधर जाएगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह क्या रखा हमने? tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला जरा बताइए? यस, tan टू थीटा का। tan इनवर्स से tan यहाँ हट जाएगा, क्या रहेगा सिंपली। अब थीटा की वाली वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। थीटा की वैल्यू हमने डाली tan इनवर्स x। अब यहाँ से डिफरेंस कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? y का ddx ऑफ y। और देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो तो ये हमने आपको बताया था कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ हो तो कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं करते, केवल वेरिएबल का करते हैं। ये आ गया आंसर इसका। तो आंसर क्या आया? ddx ऑफ y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में भी आया हुआ। वैसे तो ये क्वेश्चन हमें देखा कंपोजिट फंक्शन है, पहले tan इनवर्स से करेंगे, फिर इसका क्वोशिएंट रूल से कर सकते हैं इससे। लेकिन काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। tan इनवर्स, यहाँ से देखिए मैं ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ए स्क्वायर कॉमन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3x माइनस के x, ए सा कॉमन लिया, 3x माइनस के x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी देखिए। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए x नहीं, मैं ए क्यूब कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ए क्यूब। अब आप कहोगे ए क्यूब तो है भी नहीं, कॉमन नहीं है, तो क्या हुआ? इसके बटे में लिख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए क्यूब। यही ट्रिक है इसके अंदर। ऐसे यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। अब आप ये पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों किया? देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि नीचे भी क्यूब है तो ऊपर भी क्यूब आना चाहिए, तभी तो पूरा कटेगा। अगर मैं इसका रहने देता तो फिर एक दिक्कत करता। तो इसे पूरा काटने के लिए मैंने क्या करा? क्यूब ऊपर से कॉमन लिया, क्यूब नीचे से। यहाँ क्यूब नहीं था कॉमन तो बटे में ए आ गया। अंदर एंट्री करोगे देखो वही लाइन आ जाएगी फिर ऊपर वाली। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना हुआ? ये इसे ले सकते हैं 3x अपॉन ए माइनस x अपॉन ए का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x अपॉन ए का स्क्वायर। आप देखिए इसके स्थान पे रख दीजिए पुट x अपॉन ए इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा निकाल दीजिए, काम आएगा अभी tan इनवर्स x अपॉन ए। तो क्या बना है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ आ रही है लाइन? अब देखिए फॉर्मूला tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला हो गया ये tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो y इज इक्वल टू आ गया 3 थीटा। थीटा की वैल्यू डाल दीजिए वाली, ठीक है, हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो डिफरेंशियल करेंगे y का ddx ऑफ y। अब देखिए कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ आ गया, तो कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं करना। यहाँ भी देखिए x के अपॉन में a भी आया हुआ तो चेन सिस्टम भी लगाना। तो tan इनवर्स का डिफरेंशियल
3 तो ऐसे ही रहेगा, इसका होगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान में क्या है एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, और बाद में एक्स अपॉन ए का और करना, तो एक्स अपॉन ए का डिफरेंशियल एक्स का हो जाएगा 1 और ए का ऐसे। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया dy अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, यानी ये हो गया 3a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये 1 अपॉन ए से ही कैंसिल हो गया। तो इसका डिफरेंशियल क्या हुआ, क्या आया 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई। समझ आ गया क्या आ गया, ये डी डी एक्स ऑफ वाई 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये मैंने जो है यहाँ पे 14 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी बहुत और भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मैं इस अगले वीडियो में इससे जो शेष बचे हुए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैं कराऊंगा। तो मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि आपका ये बेस है कैलकुलस का, तो इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल पक्का कर लीजिए। जितने फॉर्मूले मैंने पहले वीडियो में लिखवाए हैं तो उनको अच्छे से याद कर लीजिए, और क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसका रूल हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। जब तक हमें रूल मालूम नहीं होगा डिफ्रेंशिएशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि क्वेश्चन को करने से पहले उसको किस प्रकार से करना है, कौन सा रूल इसमें लगना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब ये हम जान जाएं तभी डिफ्रेंशिएशन हमें करना चाहिए, इसका हमें आगे जाके बहुत ही